नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं और अब एक सीट और है, यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और है जहां पर उपचुनाव होना है। और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि मिल्कीपुर का चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। जो याचिका दायर की गई थी, वापस लेने का अनुरोध किया गया था, वो कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं अशोक कुमार शुक्ल, उन्होंने कहा है कि आदेश अपलोड होने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा। कोर्ट ने पूर्व विधायक के वापसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर याचिका को डिसमिस कर दिया है। तो ये बड़ी खबर देखिए निकलकर सामने आ रही है। और अब कहानी ये है कि जो नियम है, नियम के मुताबिक यहां पर चुनाव अगर होते हैं तो 13 जून को अवधेश प्रसाद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में नियम यह है कि इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने का नियम है। और अभी ये अवधि जो है वो 17 दिन बाकी है, यानी कि अगले 17 दिनों में क्या चुनाव आयोग यहां पर डेट का ऐलान कर देगा, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। तो अब किसी भी दिन चुनाव आयोग डेट का ऐलान कर देगा। इसी का विश्लेषण करने के लिए प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, क्या लग रहा है, अब मिल्कीपुर का चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है और अगर नियम के मुताबिक देखें तो 17 दिन बचे हैं, तो 17 दिन के अंदर चुनाव होने हैं। देखिए, 12 दिसंबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं और कानूनन देखा जाए तो ये मैंडेटरी है कि 6 महीने के भीतर आपको जो है चुनाव करवाने हैं। तो चुनाव तो होने हैं। कोर्ट की तरफ से भी मामला साफ हो गया है। अब चुनाव आयोग पर सारा कुछ है। चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, वो कौन सी डेट देते हैं और कब वहां पर चुनाव होते। देखिए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी को उस सीट पर चुनाव लड़ने में अब कोई दिक्कत है और ना ही अब कोई ऐसी दिक्कत जो है समाजवादी पार्टी के सामने दिख रही है। सब कुछ पहले से फिक्स था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके नाम पर मुहर नहीं लगी थी। बाकी समाजवादी पार्टी से देखिए आप, अजीत प्रसाद का नाम फाइनल हो चुका था। बहुजन समाज पार्टी ने रामगोपाल कोरी को टिकट दिया था। अब देखना पड़ेगा कि ये जो सीट है रिजर्व सीट है, पहली बात। और दूसरा, यहाँ से अवधेश प्रसाद का जो प्रभाव है इस सीट पर, वो जबरदस्त प्रभाव है। और अवधेश प्रसाद जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में वो जीत करके फैजाबाद सीट से संसद पहुंचे, एक पूरा नैरेटिव काम किया। अक्सर अखिलेश यादव ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि देखिए रामेश्वरम हार गए और अयोध्या हार गए, यानी कि भगवान राम इनके साथ नहीं है। इस तरीके का एक नैरेटिव था। यानी कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं होने वाला है। मिल्कीपुर का जो चुनाव होगा वो किसी विधानसभा के उपचुनाव से ज्यादा 27 के नैरेटिव का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस चुनाव में वो सीट अगर वापस आ जाती है तो उसके जो चेहरे पर एक दाग लगा है कि देखिए घर में हार गए, भगवान राम ने हरा दिया, वो दाग वो धुल पाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस सीट पर चुनाव लड़। भाई 17 बार यहाँ पर टोटल चुनाव हुआ है और 17 बार में से 5 बार, सबसे ज्यादा 5 बार यहाँ पर भारतीय जनता माफ कीजिए समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। पिछला जो चुनाव था 2022 का, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। बाई इलेक्शन भी 2 हो चुके हैं और इसमें 2 बार भारतीय जनता पार्टी 17 बार चुनाव में जीती है मात्र। जी, तो 2 बार यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट के जो समीकरण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जैसा कि ये वाला चुनाव नहीं हुआ 9 सीटों पर, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ तो ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद और बहुत मजबूत सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुस्लिम, दलित और यादवों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत जबरदस्त है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन वो समीकरण उसके पक्ष में है नहीं और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जो है प्रशांत भाई, हार अगर जाती है। दर्शकों को हम बताएं, जातीय समीकरण दर्शकों को बताएं तो 3.5 लाख यहाँ पर कुल वोटर हैं। इसमें 1,20,000 दलित वोटर हैं,
55,000 यादव वोटर्स हैं, 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक, क्योंकि अब अवधेश प्रसाद खुद उस समुदाय से आते हैं, उस जाति से आते हैं, तो वो फैक्टर काम करता है अजीत प्रसाद के लिए और अवधेश प्रसाद के लिए। और यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो है वो अखिलेश यादव के साथ हमेशा हमने देखा है, पिछले कई चुनाव से चला आ रहा है। तो शायद प्रशांत भाई आप इसी समीकरण की बात कर रहे हैं, ये जो 1, 20 और 55 और 30, ये जो वोटर्स देखिए हैं। समीकरण, मैं वही चीज कह रहा हूं, अगर समीकरण के हिसाब से चुनाव हुए होते और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए होते, तो ये जो टैली हमको बाई इलेक्शन की दिख रही है 7:2 की 9 में से, तो ये जो टैली है ये नहीं दिखती। समाजवादी पार्टी कम से कम बहुत कम अगर आंका जाता तो 5 सीटें कम से कम वो जीत रही थी। लेकिन आप क्या कोई इस बात को मान सकता है क्या धरातल पर कि 62% मुसलमान वाली सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, और मुस्लिम प्रत्याशी और 5 बार के विधायक प्रत्याशी अगर उनकी जमानत जब्त हो रही है, तो इसका मतलब ये है या तो अखिलेश यादव जीवन का पहला चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे होंगे, जो कि सच नहीं है, और या फिर जो सीट है वहां पर फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर के पूरी तरीके से बहुत ज्यादा इलेक्शन के दौरान जो है प्रशासन और सत्ता का गलत इस्तेमाल हुआ। दो ही बातें हो सकती हैं। मीरापुर में आप देखिए, मीरापुर में भी कमोबेश है। कटहरी के देख लीजिए आप, कटहरी में भाई लालजी वर्मा से कौन बड़ा कुर्मी नेता है उस उत्तर प्रदेश में, और लालजी वर्मा अगर वहां से चुनाव हार रहे हैं तो इसका सीधा मतलब, और समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया है। अभी संविधान दिवस वाले दिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा, और वो लगातार कहते हुए चले आ रहे हैं कि भैया ये संविधान रट रहे हैं, संविधान दिवस कह रहे हैं, लेकिन चुनाव में किस तरीके से इन्होंने धांधली करवाई, किस तरीके से वोट पे डाका डाला। तो बहुत सारे सवाल हैं। और मिल्कीपुर की अगर बात करें तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला है। अवधेश पासी, आप देखिए अवधेश प्रसाद लगातार वहां से विधायक चुने जाते रहे हैं, परिसीमन के पहले भी और परिसीमन के बाद भी। मुझे लगता है कि 7 बार के विधायक रहे प्रशांत भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी ये पहले दूसरी सीट से भी लड़ते थे परिसीमन से पहले, उसके बाद जब मिल्कीपुर बनी तो मिल्कीपुर सीट से भी इन्होंने लगातार चुनाव, भाई 5 बार समाजवादी पार्टी अगर यहाँ से चुनाव जीती है, उसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 बार अवधेश प्रसाद इसी सीट से चुनाव जीत जा चुके हैं। तो ये बहुत समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट है। और यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कटहरी वाली जिस तरीके का स्थानीय स्तर पर विरोध था, जैसा लालजी वर्मा के परिवार पर आरोप लग रहे थे कि भैया एक ही परिवार के लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, ये जो चीजें थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में और अवधेश प्रसाद के पक्ष में, क्योंकि देखिए उपचुनाव से पहले मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर रामगोपाल कोरी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। उपचुनाव में नतीजों के बाद बसपा ने अब यह ऐलान कर दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में जो दलित वोटर्स में बिखराव की स्थिति बन रही थी, समाजवादी पार्टी के लिए जो चिंता का विषय था, वो भी एक तरीके से कम हो गया। अगर बसपा अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती, कम से कम एक जो कंटेंडर है वही कम हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन देखिए कोई भरोसा नहीं हो सकता, उतार भी दे इसमें, अब पता नहीं। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आकर बोला है, उन्होंने ऐलान किया है कि भैया जब तक ईवीएम चलेगी तब तक हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा, गड़बड़ी का जिक्र किया कि जब तक चुनाव आयोग इन गड़बड़ियों पर रोशनी नहीं डालता है या फिर कोई एक्शन नहीं लेता है, तब तक हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं प्रशांत भाई। बाबा गोरखनाथ को ही उतारेगी या फिर किसी और को मौका देगी? देखिए बाबा गोरखनाथ हो सकते हैं। बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार हैं और सबसे अच्छा चुनाव लड़ने, मतलब बेस्ट। जैसे आप ये कह लीजिए कि करहल सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा, समाजवादी पार्टी के परिवार में ही सीधे तौर पर अनुजेश यादव को उतारा, तो वो एक तरीके से भाजपा के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे। वही कमोवेश स्थिति मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ से शानदार कैंडिडेट इसके लिए कोई है नहीं।
और आप देखिए पिछली बार का जो चुनाव था, जो मुख्य चुनाव था, 13,000 का मात्र मार्जिन था और बाबा गोरखनाथ चुनाव हारे थे 13,000 के आसपास के वोटों से। तो मुझे लगता है, और योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, उनको उनके गुरु भाई बताए जाते हैं। तो ये बात वो खुद ही दावा करते हैं। अपने उनके एक पॉडकास्ट में मैंने कहीं सुना था, तो वो कह रहे थे। तो बड़ा योगी आदित्यनाथ के जिम्मे ही ये सीट है भाई। कटहरी और मिल्कीपुर 2 सीटें योगी आदित्यनाथ के जिम्मे थी। तो मुझे लगता है कि बाबा गोरखनाथ सबसे मजबूत दावेदार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि 2-3 और दावेदार चल रहे हैं, उसमें नाम चल रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख दावेदार यही हैं, अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात करें। अच्छा प्रशांत भाई, क्या अजीत प्रसाद को ही यहाँ पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतारेंगे या फिर अपना फैसला बदल सकते हैं इन 8 सीटों 9 सीटों पर जो रिजल्ट आए हैं उसको देखने के बाद? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश यादव कोई इस तरीके का फैसला लेंगे। इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है वो अखिलेश यादव से ज्यादा अवधेश प्रसाद के लिए साख का सवाल होगा। अवधेश प्रसाद को अपने आप को साबित करना है। भाई, अवधेश प्रसाद उन दलित बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिनके जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं लोकसभा के भीतर। और हर मंच पर जहां कहीं भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज का कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले जो पसंद होते हैं वो अवधेश प्रसाद होते हैं। तो आप ये समझिए कि ये अवधेश प्रसाद को भी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है खुद को साबित करने की। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके का कोई जोखिम अवधेश प्रसाद उठाएंगे। हालांकि अजीत प्रसाद के हिस्से अभी तक कोई जीत आई नहीं है। कोई भी चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव अजीत प्रसाद हार चुके हैं। तो चुनौती तो रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी रहेंगे। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है प्रशांत भाई। ये 9 सीटों के बाद अगर इस सीट पर अब चुनाव होने ही होने हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनाव आयोग को पास अब 12 तारीख तक का समय है। 12 दिसंबर से पहले किसी भी दिन अब तारीख आ सकती है। मिल्कीपुर को लेकर एक बड़ी खबर आ सकती है। आपका आकलन क्या है, आपकी समझ क्या कहती है कि क्या 12 तारीख से पहले पहले चुनाव आयोग तैयारी करके पूरा चुनाव करा सकता है? नामांकन होगा, नामांकन वापस लेने की तिथि होगी, प्रचार प्रसार के लिए समय दिया जाएगा, मात्र 17 दिन का वक्त बचा है, तो क्या आगे भी बढ़ सकती है डेट? देखिए, मुझे लगता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे तो नहीं होगा। हो सकता है, देखिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं जनवरी में। हो सकता है कि उसके साथ में चुनाव करवा दे चुनाव आयोग, ये भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की एक सीट नहीं है, कुछ और सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की एक सीट, लोकसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं। तो कुछ सीटें हैं, बशीरहाट मेरे ख्याल से सीट है, उस पर भी चुनाव आयोग ने नहीं तिथि घोषित की थी इस उपचुनाव के साथ में। तो हो सकता है कि ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ हो या पहले भी हो सकता है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर अगर होगा तो मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट तक जाएगा, वरना फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है इतने शॉर्ट नोटिस पे, मुझे लगता नहीं। हालांकि हो भी सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव तो पहले से एकदम तय था, एंड टाइम पर उस चुनाव को पीछे किया गया। तो लेकिन चुनाव आयोग को पूरी अपनी प्रक्रिया, अपना जो पूरा उनका प्रोटोकॉल होता है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये 15 दिन का वक्त बचा हुआ है, 15 दिन में सारा प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा, पहली चीज। और हाँ, अगर कल परसों या 1-2 दिन में इस तरीके की कोई डेट शॉर्ट नोटिस पे आ जाए तो कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए मिल्कीपुर का चुनाव बहुत अहम होने वाला है प्रशांत भाई, क्योंकि 9 सीटों के जो नतीजे आए हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना है कि 24 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी तुक्के से जीती है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यह साबित करना है कि नहीं, देखिए अयोध्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, यानी कि जनता नकार रही है और धर्म और भगवान राम के नाम पर अब जनता वोट नहीं डाल रही है, जिसका परसेप्शन बनाने की कोशिश लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, 2 परसेप्शन चले थे। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने 2 परसेप्शन बनाए थे कि संविधान और आरक्षण का जो लोग मखौल उड़ाते थे उनको जनता ने सबक सिखा दिया, और दूसरा परसेप्शन ये था भगवान राम भी इनके साथ नहीं है। तो पहला जो परसेप्शन था वो कहीं ना कहीं इन चुनावों के, ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इनके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि संविधान और आरक्षण पर जो इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की
उत्तर प्रदेश की 37 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के, वो एक तुक्का था। ये ऐसा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं। दूसरा नैरेटिव जो मिल्कीपुर से के नतीजे आएंगे उसके बाद, अब ये तब तय होगा। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, अगर इतने शॉर्ट नोटिस पर ही चुनाव होने होते तो साथ में ही हो जाते। ये भी एक बड़ी वजह है। अगर साथ में कैसे हो जाते, साथ में कैसे हो जाते? अभी देखिए फैसला अभी आया है, याचिका अभी खारिज हुई है, जो पिटीशन डाली गई थी कि भाई अर्जी डाली गई कि इसको जो है हम वापस लेना चाहते हैं। नहीं, देखिए पिटीशन डालने वाले भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे ना। अब इतना ये तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पिटीशन डाल दें उपचुनाव से पहले और बड़े लोगों को पता ना हो। तो ये एक बड़ा सवाल है ना कि अगर पिटीशन डाली गई थी तो क्यों डाली गई थी चुनाव से पहले, और फिर उसके बाद में अब ये वापस कब ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, इसका भी फैसला सिर्फ बाबा गोरखनाथ नहीं ले सकते, बड़े लोग लेंगे। प्रशांत भाई, ये काफी लंबे समय से, जब से ये जीत हार हुई है 22 के चुनाव के बाद ही ये पिटीशन डाल दी गई थी। ये केस कोर्ट पे चल रहा था और अब देखिए कहानी तो यही बन रही थी। उस समय भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इस केस का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं रह जाता, वहां तो दोबारा चुनाव होना है। लेकिन चुनाव आयोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए पिटीशन कब डाली गई थी, ठीक है, उसको भी एक बार माना जा सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं घोषित किया था? क्योंकि उसको पता है कि पिटीशन पड़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बात जान रही थी, उसके बड़े नेता जान रहे थे कि चुनाव नहीं होने वाले और चुनाव नहीं होने में ही उसका फायदा है। तो अगर अभी 20 तारीख को चुनाव हुए, 23 तारीख को नतीजे आए और अगर 15-17 दिन के अंदर ही चुनाव होने होते तो मुझे लगता है ये जो प्रक्रिया वापस लेने की है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्रक्रिया पूरी करा लेती अपने प्रत्याशी से, भूतपूर्व प्रत्याशी से। मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी चुनाव होगा। और इस पर अब पूरा माहौल बना करके, जब मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे इस सीट को लेकर के, तभी इस सीट पर मुझे लगता है कि चुनाव, हालांकि अब ये पूरी जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में, चुनाव आयोग का क्या फैसला है वो डिपेंड करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि 10-15 दिन के भीतर ही फिर से उपचुनाव हो जाए। वो चाहेगी कि थोड़ा सा उसको और टाइम मिले। नहीं, इस बात पे आपकी दम है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को देखेगी कि यहाँ पर जब उसके मुताबिक माहौल हो, वो जब मुफीद महसूस करें कि समय आ गया है यहाँ पर चुनाव कराने का, तब चुनाव कराया जाएगा। ये तो तय है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर जो विपक्ष आरोप लगाते हैं, हमने कई लोगों से बात की, विपक्षी दलों से बात की, उनके नेताओं से बात की, प्रवक्ताओं से बात की, तो चुनाव आयोग के लिए वो क्या क्या कहते हैं हमने दिखाया है पहले भी और सुनाया भी है। खैर प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।